तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका शारीरिक शिक्षा विषय है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, जो आपका 12 मार्च, जी हाँ बच्चों, 12 मार्च 2024 को जो आपका फिजिकल का बोर्ड एग्जाम होने वाला है इसके अंदर, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे सैम्पल पेपर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे हैं और एग्जाम्स में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है बच्चों इन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार से और भी हम फिजिकल एजुकेशन अदर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर्स की वीडियो लेकर के आएँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो क्लास 12th है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा फिजिकल एजुकेशन, जिसका सब्जेक्ट कोड रहता है 048 यानी 048 करके। हिंदी में इसको आप शारीरिक शिक्षा विषय भी बोलते हैं। और फिजिकल का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक यानी मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा बच्चों। बात करें अगर आपसे आपके बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आता है वो कुछ इस तरह से आता है। एक यूनिक सीरीज नंबर यहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, एक सेट नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, नीचे यहाँ पर एक कोड नंबर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और सेट की बात करें तो 4 सेट होते हैं बच्चों। ये सेट नंबर 1 का हमारा ये सैम्पल पेपर है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। अगर इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं, इस पहले वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक आ जाता है, जी हाँ बच्चों, कम से कम 1000 लाइक आ जाता है, तो फिजिकल एजुकेशन के कोशिश करूंगा 10 से 15 सैम्पल पेपर अपलोड करूं आप सभी बच्चों के लिए। और ये सैम्पल पेपर्स हिंदी मीडियम में भी रहेंगे प्लस में इंग्लिश मीडियम में भी रहेंगे। ठीक है, जैसे अभी आप देखेंगे ही, ये जो सैम्पल पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ, पहला सैम्पल पेपर, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है बच्चों। ठीक है, चलिए तो इसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको एक रोल नंबर लिखना होता है, जो आपका बोर्ड का रोल नंबर होता है बोर्ड एग्जाम का। उसके नीचे चले तो कुछ बेसिक बेसिक बातें दी गई हैं, वीडियो पॉज करके आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, और सबसे नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिया गया है, इंग्लिश में इसी को जनरल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। इसको जरूर पढ़ना चाहिए, इससे पेपर का मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि किस तरह से पैटर्न हमारा पेपर का रहने वाला है। देखिए, सामान्य निर्देश के अंदर बताया गया है कि प्रश्न पत्र में 5 खंड और 34 प्रश्न होने वाले हैं। ये जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है, इसके अंदर 5 खंड यानी 5 सेक्शंस और 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। खंड ए यानी सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक एक एक अंक के यानी 1 मार्क्स के रहेंगे। ये बहुविकल्पीय प्रकार के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। जो खंड बी रहेगा, सेक्शन बी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 23 तक ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जिनका आंसर आपको 60 to 90 वर्ड्स यानी 60 से 90 शब्दों में देना है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आपको चॉइस वगैरह भी देखने को मिलेगा इस सेक्शन के अंदर। ठीक है, इसके नीचे चले तो जो हमारा सेक्शन सी है, बोले तो खंड सी है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 28 तक क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन 3-3 नंबर के होने वाले हैं। लघु उत्तर प्रकार के, बोले तो शॉर्ट आंसर टाइप के, जिनका आंसर आपको 100 to 150 वर्ड यानी 100 से 150 शब्दों में देना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आ जाता है आपका खंड डी यानी सेक्शन डी, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर 31 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये 4-4 नंबर के होंगे और केस स्टडी बेस्ड वगैरह क्वेश्चन भी यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और लास्ट वाला जो सेक्शन रहता है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर के 34 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 5-5 नंबर के होने वाले हैं और ये लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिनका आंसर आपको 200 से 300 शब्दों में देना है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए फिजिकल एजुकेशन, जियोग्राफी, इनकी खास बात ये होती है कि इसमें आप लिखिए बेशक कम, लेकिन जितना बोला गया है उतना लिख दीजिए तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एक खास बात ये भी होती है फिजिकल एजुकेशन की, जो हमारा 2-3 साल का 4 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है बच्चों को सैंपल पेपर देने का, उसके आधार पर बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस हम देते हैं ना यहाँ पर
फिजिकल एजुकेशन में और साथ ही साथ जियोग्राफी में जो क्वेश्चंस देते हैं सैम्पल पेपर के अंदर, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं बच्चों। आई रिपीट, बहुत सारे, समझ रहे हैं आप, और डिट्टो आ जाते हैं पेपर के अंदर। आप भी बेशक पुराने साल का यानी पिछले साल का जो हमने पेपर अपलोड किया है वो उठा करके देख लीजिए, उससे पहले का साल का देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो हम फिजिकल की वीडियो अपलोड कर रहे हैं और जियोग्राफी की वीडियो अपलोड कर रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा बच्चों। यहाँ पर नीचे चले तो अब आपको यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा। जो मैंने हिंदी में आपको समझा दिया वही चीज़ इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। वैसे मैंने बाइलिंगुअल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझा दिया है बच्चों। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो आपका 12 मार्च 2024 को फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे हम उसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है बच्चों आप सभी के लिए, उस अपडेट को ध्यान से सुनिए। हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिकल एजुकेशन के 20 सैंपल पेपर्स। जी हाँ बच्चों, इन सैंपल पेपर्स को लेकर के आप अपने फिजिकल एजुकेशन की बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ये केवल सैंपल पेपर्स नहीं है बच्चों, आज तक का जो हमारा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, जो हमने क्लास 12 में पढ़ाई की थी, वो सारा एक्सपीरियंस इन सैंपल पेपर के माध्यम से हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। तो अगर आप हिंदी मीडियम में लेना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं इन सैंपल पेपर्स को। वैसे तो इसका जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है, लेकिन अभी जो है ऑफर चल रहा है, केवल आपको यहाँ पर 99 रुपीज़ में जो है 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। 50% का भारी छूट यानी डिस्काउंट का भी ऑफर आपका चल रहा है। ठीक है, ऑफर को लेने के लिए सिंपली आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, यहाँ पर उनको हाई लिख करके भेज दीजिएगा। फिर वो पूछेंगे कि किस सब्जेक्ट का चाहिए तो बता दीजिएगा कि फिजिकल एजुकेशन का मुझे 20 सैंपल पेपर चाहिए। ठीक है, तो आपको वो प्राइस बोलेंगे 199 रुपीज़, लेकिन जैसे ही आप उनको VSP07 ये कूपन कोड दे देंगे तो आपका प्राइस डायरेक्ट 99 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, सीधा 99 रुपये में आपको 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, जिनको लेकर के आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। और जैसे ही आप ले लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर PDF उसका भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट वगैरह कर देंगे स्क्रीनशॉट लेकर के उनको भेज दीजिएगा। बाकी हमारी टीम तो आपसे बात कर ही लेगी। ठीक है, तो स्क्रीन पर दिख रहा है इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और इन सैंपल पेपर्स को लीजिए। देखा जाए तो एक सैंपल पेपर केवल आपका 5 रुपये का पड़ रहा है। 5 रुपये का क्या ही होता है आजकल, चाउमीन मोमोज बर्गर भी नहीं आता 5 रुपये में, तो 5 का पार्ले जी का बिस्कुट ही आ जाता है। सोचिए, अगर आप ये 99 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सैंपल पेपर्स पे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और 50% की भारी छूट का लाभ उठाइए बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए भी बोलते हैं। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था MCQ टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं एक करके क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए कि आसन की पहचान करें, आइडेंटिफाई द आसन। तो यहाँ पर ये जो भैया जी है आप देख रहे हैं, ये योगा का एक आसन कर रहे हैं। ये योगा का कौन सा आसन है? तो इसे बोला जाता है अनुलोम विलोम। हिंदी फिल्मों में अक्सर आपने सुना होगा, इस तरह से बोला जाता है। कोई अगर गुस्सा होता है तो अरे भैया अनुलोम विलोम किया करो, थोड़ा गुस्सा शांत रहेगा। ठीक है, तो वही वाला अनुलोम विलोम है ये योगा का, ये एक आसन है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुलोम विलोम। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, अर्ध मतेंद्रासन तथा पश्चिमोत्तासन का उपयोग किस जीवन शैली रोग को दूर करने में किया जाता है? तो ये जो दोनों योगा के आसन है बच्चों, जो आपका मधुमेह है, डायबिटीज है, इसको कंट्रोल करने में इनका उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अर्ध मतेंद्रासन एंड पश्चिमोत्तासन आर यूज टू क्योर विच लाइफस्टाइल डिजीज। तो यहाँ पर आपका डायबिटीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सा एक नॉकआउट टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है? तो फर्स्ट वाला जो आपका ऑप्शन है, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करना, ये बच्चों नॉकआउट टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं होता है। बाकी बात करें नॉकआउट टूर्नामेंट के उद्देश्यों के अंदर, तो ये लिख सकते हैं दर्शकों का मनोरंजन करना, खेलों को बढ़ावा देना, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना या बढ़ाना, ये हो सकता है। लेकिन आपका खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कम करना, ये आपका यहाँ पर नहीं हो सकता है नॉकआउट टूर्नामेंट का उद्देश्य। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नॉकआउट टूर्नामेंट टू रिड्यूसिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ प्लेयर्स। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चपटे पैर का कारण होता है। अब इसके बगल में, इस क्वेश्चन के बगल में आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसमें दो तरह के पैर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला पैर आप देख रहे हैं, भगवान ने जो हमारा पैर बनाया है ना, नीचे का तलवा वो इस तरह का बनाया है। कभी आप गीले पैरों से घर के अंदर जब चलते होंगे, जब आपका पैर का छाप पड़ता होगा घर के अंदर, तो आपने देखा होगा कि आपका सपाट इस तरह से नहीं पड़ता होगा, ऐसे पड़ता होगा, बीच में ना गैप रह जाता होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल एकदम स्वस्थ पैर होता है, जिसका कोई दिक्कत वाला बात यहाँ पर नहीं होता है। मेरा पैर बात करूं, मेरा भी पैर ऐसा ही है, ठीक है। आपका भी, मोस्ट ऑफ द बच्चों का पैर ऐसा ही होगा, लेकिन कई सारे व्यक्तियों का पैर जो है ऐसा हो जाता है। तो ये एक तरह का विकार है, एक तरह का बीमारी आप कह सकते हैं बच्चों, जिसके अंदर ना पैर क्या होता है, हमारा चपटा हो जाता है। ये कई कारणों से हो सकता है, जैसे पैर की मांसपेशियां कमजोर है तो आपका यहाँ पर चपटे पैर की समस्या आ सकती है। अगर किसी का वजन ज़्यादा है, अत्यधिक भार जो है, उसके कारण भी यहाँ पर चपटा पैर हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य मांसपेशियां होने के कारण आपका चपटा पैर नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपका मसल स्ट्रांग है, थोड़ी ना ये प्रॉब्लम होगा फिर आपको। तो यहाँ पर आपका सी तो नहीं होगा, इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है बच्चों। ओके, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। ये पहला पार्ट है सैंपल पेपर का, फिजिकल एजुकेशन का। जितना ज़्यादा लाइक आएगा इस सैंपल पेपर के इस पहले पार्ट के वीडियो पर, उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से पूछेगा कि कॉजेस ऑफ फ्लैट फीट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीकनेस ऑफ लेग मसल्स एंड ड्यू टू एक्सेस वेट, ठीक है। ये दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर आपको अभिकथन और कारण दे दिया, दोनों पढ़ना है, उसके बाद बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर अभिकथन देखिए क्या कह रहा है कि आंतरिक प्रेरणा के दीर्घकालिक लाभ है। अगर आपका अंदर से मोटिवेशन आ रहा है ना, तो इसका फायदा आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है भैया। अब यहाँ पर कारण देखिए क्या कह रहा है कि चूंकि इसके पीछे कारक स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं जो आनंद, ठीक है, तृप्ति या चुनौती प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ए और आर सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या है यहाँ पर, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठाएंगे तो कई बारी ये क्वेश्चंस रिपीट हो रखे हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलिए बच्चों, ठीक है। चलिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन देखिए, आहार संतुलन तब होता है जब, आहार संतुलन बोले तो बैलेंस डाइट तब माना जाता है जब दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पोषक तत्व उसके अंदर हो। जैसे वो हमारे अंकित बेनपुरिया जी नहीं है, राम राम सारे भाई अणे, आज है मेरा 75 वार्ड का 75वां दिन, आज मैंने पानी पी के ड्राई फ्रूट खा के मैं निकल पड़ा वर्कआउट करने के लिए, फिर आया उसके बाद मैं बादाम रगड़ा पिया, ये खाया वो खाया। कहने का मतलब ये है कि बैलेंस डाइट तब होता है जब दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी पोषक तत्वों की हमें ज़रूरत है वो सब उसके अंदर हो, तो वो हमारा यहाँ पर आहार संतुलन हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको अंकित बेनपुरिया जी का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि वो बिल्कुल एकदम बैलेंस डाइट लेते हैं, ठीक है, एकदम मस्त भाई, उनका डाइट देख के मैं फ़ैन हो गया हूँ, उनका क्या खाते हैं यार वो, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डाइट इज़ बैलेंस्ड व्हेन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए कि लंबी कूद में टेक ऑफ डैश शक्ति का एक उदाहरण है। अगर एक व्यक्ति जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लंबा छलांग लगा रहा है, ठीक है, तो ये जो टेक ऑफ करता है यहाँ से जब ये कूदा, ठीक है, और यहाँ पहुँचेगा, तो ये जो कूदने और यहाँ पहुँचने की प्रक्रिया है ये टेक ऑफ कहलाएगा, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है, किस शक्ति का उदाहरण है, तो विस्फोटक ताकत या विस्फोटक शक्ति कह लीजिए, इसका ये उदाहरण है बच्चों। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा,
टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश पावर। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, कि यदि अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर रहा है तो इसका कारण डैश हो सकता है। इसको थोड़ा सा ना समझिए बच्चों। देखिए बच्चों, ये इंसान का शरीर है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एक चित्र लिया है, इसके अंदर देख पा रहे होंगे ये वाला जो पार्ट है इसको मैं जूम करके आपको दिखाने वाला हूँ। ये देख रहे हैं, ये सिक्स पैक भैया जी का बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर का पार्ट पुर्जा मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह से होता है। इसी को मैंने इस वाले पार्ट को आप देख सकते हैं, इस वाले पार्ट को जूम करके आपको दिखा रखा है। जूम करके मतलब अंदर का पूरा स्कैन करके दिखा रखा है कैसा होता है, और इंग्लिश में कई सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी भी हुई है, ठीक है। जो मेन चीज़ हमें यहाँ समझना है वो समझना है पेनक्रियास को। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको पेनक्रियास बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? पेनक्रियास, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि और अच्छे से आपको दिखा सकूं। ओके, ये देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है हमारा स्टोमक के नीचे जो वाला जो हिस्सा है इसको पेनक्रियास बोलते हैं। ये रिलीज करता है बच्चों इंसुलिन। क्या रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा मीठा वगैरह खा लिया, तो मीठा खाने के बाद बॉडी के अंदर जो है मीठे की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारे खून में शुगर बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो उसको बैलेंस करने के लिए एक तरह का पदार्थ होता है जिसे इंसुलिन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? इंसुलिन बोला जाता है। ये पदार्थ मीठे को बैलेंस करके रखता है हमारे शरीर के अंदर। जब पेनक्रियाज यानी अग्नाशय इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता, ये वाला पदार्थ रिलीज नहीं कर पाता, तो मीठे की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी स्थिति में आपका यहाँ पर शुगर का यानी कि डायबिटीज़ का बीमारी हो जाता है। ऐसे ही व्यक्तियों को यहाँ पर शुगर की बीमारी होती है। इसीलिए आप देखते होंगे जिसको भी शुगर का डायबिटीज़ का बीमारी होता है ना, उसको टाइम टू टाइम पे आप यहाँ पर एक इंजेक्शन लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन। अगर वो नहीं लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भैया उनको, ठीक है। समझ गए आप? हमारे शरीर के अंदर एक हिस्सा होता है आपका पेनक्रियास, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको अग्नाशय बोलते हैं, जो कि इंसुलिन रिलीज करता है, जो यहाँ पर मीठा बैलेंस करने में और चीज़ों को बैलेंस करने में हमारे शरीर में मदद करता है। जब यह इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति को जिसके शरीर में भी इंसुलिन रिलीज नहीं कर पा रहा है, उसके शरीर में क्या होता है भैया, मीठे की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको डायबिटीज़ यानी शुगर का चिनिया बीमारी हो जाता है, ठीक है। और उस बीमारी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे आपका बीपी, शुगर, थायराइड, ठीक है, अस्थमा, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। उन्हीं बीमारियों की श्रेणी में आपका ये डायबिटीज़ भी आता है। तो जिस भी व्यक्ति को ये हो गया भैया, जिंदगी भर उसको इंजेक्शन लेने पड़ता है, ठीक है, वो इंसुलिन का, ताकि उसके बॉडी में वो चीज़ें बैलेंस रहे, शुगर वगैरह बैलेंस रहे और परफेक्टली उसका बॉडी वर्क कर सके। तो आशा करता हूँ कि ये बेसिक चीज़ थी आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा था कि यदि अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर रहा है तो इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ़ द पैनक्रियास इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन इट कुड बी ड्यू टू डायबिटीज़। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए 9वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर देते हैं भैया। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको प्रत्ययन समिति दे रखा है, ठीक है, प्रत्ययन समिति, और 4 समितियों के बारे में दे रखा है, उनके कार्यों के बारे में आपको यहाँ पर मिलान करके बताना है। तो बात करें अगर प्रत्ययन समिति की, तो इसका जो आपका हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा यहाँ पर वैध पास जारी करना, ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, वो है स्वागत समिति, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वागत करना या फिर लोगों को इनवाइट करना, इस तरह से हो सकता है। तो इसका हो जाएगा निमंत्रण पत्र भेजना बच्चों, ठीक है। तीसरा है वित्तीय समिति, जैसा कि यहाँ भी नाम से पता चल रहा है कि पैसे से संबंधित होने वाला है, तो इसका हो जाएगा बजट तैयार करना। और लास्ट वाला है आपका विपणन समिति, तो इसका हो जाएगा प्रायोजन करना, ठीक है। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से ये देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर अभिकथन और कारण दे दिया है बच्चों, इसको पढ़ना है
और इसके बेसिस पे बताना है करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो सकता है। तो देखिए अभिकथन क्या कह रहा है कि नॉक नी एक आसन से संबंधित विकृति है जिसमें सामान्य स्थिति में खड़े होने पर दोनों घुटने आपस में स्पर्श करते हैं। तो नॉक नी की जो स्थिति है बच्चों, इसको थोड़ा सा देखिए पहले। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो स्थिति होती है इसे नॉक नी कहा जाता है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो दोनों घुटने हैं बच्चों, ये आपस में टच हो रहे हैं, यानी कि स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इस स्थिति को कहा जाता है नॉक नी। ओके बच्चों, कारण देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसमें दोनों टखनों के बीच व्यापक अंतर होता है जो विकृति की स्थिति के साथ बदलता रहता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ए और आर यानी कि असर्शन एंड रीजन सही है, और रीजन जो है यानी कारण जो है वो सही व्याख्या करता है ए की, यानी कि असर्शन की बोले तो अभिकथन की। तो इस हिसाब से ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये असर्शन दिया गया है आपको, ठीक है। इसके नीचे आपको रीजन दिया गया, वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। तो अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि विशेष ओलंपिक यानी कि स्पेशल ओलंपिक जो अवधारणा है बच्चों, इसकी जो अवधारणा है वो निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीबी कॉर्बेटिन जो है इनके दिमाग की उपज है भैया विशेष ओलंपिक। ठीक है बच्चों, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश जो है वो पूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है। तो दूध जो है बच्चों आपका एक कंप्लीट डाइट बोले तो पूर्ण आहार है। अगर आपने दूध पी लिया तो सब कुछ आ गया आपके शरीर के अंदर, कैल्शियम, विटामिन, आयरन वायरन सब कुछ आ गया एक तरह से, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि यह एक पूर्ण आहार है बच्चों, कंप्लीट डाइट है बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, डैश ऑल्सो नोन एज अ कंप्लीट डाइट। तो आपका यहाँ पर मिल्क करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंदूक और सीटी का प्रयोग कौन से खेलों में नहीं किया जाता है। तो जो बंदूक होता है और जो सीटी होता है इसका प्रयोग बच्चों डेफ ओलंपिक में नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग भाग लेते हैं जो बहरे होते हैं या फिर उनको सुनने में समस्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और डेफ ओलंपिक्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, खेलो इंडिया प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया था क्योंकि प्रतिभा की कमी हो रही थी एक तरह से, है ना। तो सोचा गया कि अरे चलो भैया खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च कर देते हैं और जो टैलेंट है, प्योर टैलेंट, इसको खोजते हैं। ठीक है, तो प्रतिभा को खोजने के लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया गया था, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, मेन मोटिव है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम टू फाइंड टैलेंट। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस कारण से यहाँ पर खेलो इंडिया प्रोग्राम की स्टार्ट किया गया था, मतलब इसको, और ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएमआई का पूरा नाम क्या है। बीएमआई के बारे में आपने सुना ही होगा, इसे बोला जाता है बच्चों बॉडी मास इंडेक्स करके। ठीक है, क्या बोला जाता है, बॉडी मास इंडेक्स करके। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म या फुल नेम ऑफ बीएमआई। तो बॉडी मास इंडेक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बीएमआई का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्या कारण है कि बीएमआई का हम लोग इस्तेमाल प्रयोग में इसको लाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जो भी बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा, सबसे करेक्ट आंसर कमेंट करेगा, उसके कमेंट को मैं यहाँ पर हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। देखता हूँ सबसे पहले कौन सा बच्चा यहाँ पर कमेंट करके बताता है। ठीक है, अगर आपका कमेंट बिल्कुल जेन्युइन हुआ और करेक्ट हुआ तो आपको हार्ट का तो निशान दूंगा ही, साथ ही साथ आपको रिप्लाई करते हुए बोलूँगा बहुत अच्छे बच्चे। ठीक है, इस तरह से आपको मैं बोलूँगा भी कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। अकॉर्डिंग टू योर आंसर, आपके आंसर से ही मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो। ठीक है, यह शपथ किन खेलों में ली जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया या तो मुझे जीतने दे दो, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे एटलीस्ट अच्छे से प्रयास तो करने दो ना।
तो ये जो शपथ है बच्चों, ये आपका लिया जाता है विशेष ओलंपिक के अंदर, ठीक है। विशेष ओलंपिक भारत के अंदर लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और स्पेशल ओलंपिक इंडिया आपका इंग्लिश मीडियम में करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि वह बल जो किसी दो धातुओं के बीच होने वाली सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक गाड़ी बना के दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी BMW कार, ठीक है। ये मैंने बना दी BMW, क्या बात है। मेरी ड्राइंग को 10 में से रेटिंग भी दीजिएगा, कितना अच्छा ड्राइंग मैंने बनाया है। मजाक कर रहा हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, बस समझाने के लिए आपको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो ये क्या है, ये है भैया मेरा BMW कार, BMW, ठीक है। अब ये गाड़ी अगर चल रही है, कहाँ चलेगी भैया, मंगल ग्रह पे चलेगी। अब आप बोलेंगे सर मंगल ग्रह पे कैसे चल सकती है, धरती पे चलाओगे ना सर। हाँ ठीक है, धरती पे चल रही है। और इसके ये टायर है, ये देख रहे हैं, ये टायर है, किससे घर्षण कर रही है, ये रोड से घर्षण कर रही है बच्चों। किससे घर्षण कर रही है, रोड से। जो ये गाड़ी के टायर है वो घर्षण प्रक्रिया कर रही है। अब क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए एक बारी, कि वह बल जो किसी दो वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। यानी यहाँ पर फ्रिक्शन की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण हो रहा है। यही आपका बेस्ट एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने चित्र बना के बता दिया सीधा आपको। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, और फ्रिक्शन फोर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। बिग 5 सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगेन जिसका भी कमेंट जब सबसे पहले आएगा और करेक्ट आंसर होगा उस बच्चे का, उसके कमेंट को मैं यहाँ पर हार्ट का यानी दिल का निशान दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके कि सर जी ने इसको गुलाबी दिल दे रखा है, इसका मतलब बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी यानी कि अनुभाग बी के अंदर, जिसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर के होंगे, 2 मार्क्स वाले। इसका आंसर आपको 60 to 90 वर्ड्स यानी कि 60 से 90 शब्दों के अंदर देना है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि करके क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि आहार के गैर पोषक तत्वों के रूप में फाइबर व स्वाद यौगिक का वर्णन करें, ठीक है। पहले तो यहाँ पर गैर पोषक तत्व क्या होता है आहार का, उसको समझ लीजिए। देखिए बच्चों, जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर हमें पोषक तत्व मिले ही मिले। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम खाते हैं और उसके अंदर कोई पोषक तत्व नहीं होता है, तो वही आहार के गैर पोषक तत्व कहलाते हैं। और उन्हीं में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है फाइबर, एक हो जाता है आपका स्वाद यौगिक जो स्वाद बढ़ाता है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो पहले फाइबर के बारे में समझ लीजिए। फाइबर मल त्यागने में सहायक होता है और कब्ज होने से रोकता है, ठीक है। फाइबर अगर किसी के बॉडी में है प्रचुर मात्रा में, जो कि ताजे फलों में, ठीक है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है, तो उसको मल त्यागने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। वो होते हैं ना, कई लोग सुबह सुबह जाते हैं और बैठते हैं तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, ऐसे करके प्रेशर लगाना पड़ता है, तब जा कर के उनका मल निकलता है, अटक जाता है एक तरह से, ठीक है। तो अगर उसकी बॉडी में फाइबर होगा तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आंतों की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में फाइबर बहुत ज़्यादा सहायक होता है। ताजे फलों में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका एक आहार का गैर पोषक तत्व है, ठीक है बच्चों। अगला स्वाद यौगिक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्वाद से रिलेटेड होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है स्वाद यौगिक न तो ऊर्जा और न ही पोषण देते हैं, ये पदार्थ हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं। जैसे दूध में चाय डाल करके, सब्जी में नमक डाल करके उसका स्वाद को बढ़ाया जाता है, तो ये आपका स्वाद यौगिक होते हैं, और ये भी आहार के गैर पोषक तत्वों के अंदर आते हैं बच्चों, ठीक है। जिसका काम मेनली यही होता है कि हमारे खाने का स्वाद बढ़ा देना या अलग स्वाद कर देना। जैसे दूध में हम यहाँ पर चाय पत्ती डालते हैं तो चाय बन जाता है, तो वो चाय पत्ती हमारे बॉडी के लिए वो ऐसा कुछ भी फायदा नहीं कर रहा है, केवल वो स्वाद यहाँ पर हमारा बदल रहा है, ठीक है। और सब्जी के अंदर जो नमक डाल रहे हैं तो वो भी आपका यहाँ पर स्वाद ही बढ़ाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आपका कुछ इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से
लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 20वां क्वेश्चन कि स्पेशल ओलंपिक भारत से आप क्या समझते हैं। इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर समझिए कि स्पेशल ओलंपिक भारत होता क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इस संस्थान का गठन 2001 में हुआ था। ये जो स्पेशल ओलंपिक भारत है ये एक संस्थान है जिसका जो गठन हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, ये 2001 के अंदर हुआ था। ठीक है, शारीरिक तथा मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए इसका जो गठन है वो किया गया था। ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, ठीक है, तो उनकी खेलों में भागीदारी को बढ़ाया जा सके, स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन उनका बढ़ाया जा सके, इसीलिए इसका गठन हुआ था इस संस्थान का। यहाँ पर बताया गया है कि इसका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों में नेतृत्व यानी कि लीडरशिप और सामाजिक गुणों तथा स्वास्थ्य को विकसित करना है। तो ये इसका मेन मोटिव है। और ये जो संगठन है ये राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों स्तर पर आपका खेलों का आयोजन करता है, यानी कि स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, दोनों ही लेवल पर यहाँ पर खेलों का जो आयोजन है वो करता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बच्चों इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से रहेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशल ओलंपिक इंडिया। तो जो आंसर आपको लिखना है वो कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके रीड भी कर सकते हैं बच्चों। 21वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि संतुलित आहार के कोई 2 लाभ लिखिए। जो बैलेंस डाइट होता है उसके कोई 2 लाभ, 2 बेनिफिट आपको बताने हैं। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे कि यह शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए उचित ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो डेली बेसिस पे जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसके लिए आपको एनर्जी मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक स्प्लेंडर जो बाइक होता है उसको चलाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है ना, तो हमारे शरीर को चलाने के लिए संतुलित आहार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप संतुलित आहार लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो डेली बेसिस पे आप जो भी काम करते होंगे ना उसके अंदर आपको ऊर्जा की ज़रूरत चाहिए, तो ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा कर देगा आपका ये संतुलित आहार बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ आप लिख सकते हैं शरीर के प्रत्येक अंग को सही व सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। कौन? संतुलित आहार। ठीक है बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। 22वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि डाइटिंग के 2 नुकसान बताइए। ठीक है, अब डाइटिंग में क्या होता है, हम खाना पीना बिल्कुल कम कर देते हैं। अक्सर लड़कियां ये चीज़ करती है। मान लीजिए उनको बोलिए कि समोसा खाएगी तो बोलेगी नहीं, ओ माय गॉड मैं नहीं खा सकती, मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं ये खा लूँगी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। और घर जाकर के 50 समोसा हचड़ के खा लेगी एकदम। ठीक है, और जैसे आप शादी पार्टी में देखते होंगे कैसे लड़की लोग एकदम आराम आराम से एक एक टुकड़ा लेकर के खाती रहती हैं, और लड़का लोग तो एकदम हचड़ के खाता ही रहता है, वहाँ पर एकदम उठाया मुट्ठी भर और खा लिया। ठीक है, और लड़की लोग वहाँ पे दिखाएगी ओ माय गॉड मैं थोड़ा थोड़ा खाऊंगी क्योंकि मेरा वजन बढ़ जाएगा, और घर जाकर के एक थाली रख लेगी और पूरा एक ही बार में गटक एकदम वैसे हो जाता है उनका रूप घर के अंदर। ठीक है, तो खैर जोक्स अपार्ट, यहाँ पर देखिए डाइटिंग के 2 नुकसान बताने हैं आपको। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं सीमित पोषक तत्वों का सेवन, सीमित और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा के अपर्याप्त सेवन से कई स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती है। डाइटिंग के अंदर क्या होता है ना, लोग खाना पीना ही छोड़ देते हैं, वो घास फूस पत्ता होता है थोड़ा बहुत इधर उधर का कुछ खा करके रह जाते हैं। तो उससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, ठीक है, ये सब मिल नहीं पाता है बॉडी को, जिससे कि स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं बच्चों। ठीक है, वजन कम करने का रवैया गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। वो जो है ना कि मेरे को तो वजन कम करना है इसलिए मैं जा रही हूँ डाइटिंग करने, तो ये जो रवैया है ना बच्चों, ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। अगर आपको वजन कम ही करना है, डाइटिंग करना है, तो पहले आप डॉक्टर के पास जाइए। वो अगर आपको सलाह देते हैं कि हाँ आपको डाइटिंग करने की ज़रूरत है तो ही आप डाइटिंग कीजिए, क्योंकि वो जब सलाह देंगे तो आपको खाना भी बताएंगे कि ये खाना आपको खाना है, ये नहीं खाना है, इस तरह से पूरा लिस्ट बता देंगे आपको। और खुद से ही कई लोग करने लग जाते हैं, जिससे कि गंभीर समस्याओं का सामना भी करते हैं वो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है बच्चों। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है वजन कम करने की तनावग्रस्तता चेतना, चिंता और तनाव पैदा करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने खाना पीना छोड़ दिया है
और वजन कम नहीं हो रहा है आपका, तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा टेंशन हो जाएगा दिमाग में, एकदम खोपड़ी टेंशन से भर जाएगा। फिर सोचेंगे अरे यार खाना पीना सब छोड़ दिया है, फिर भी यहाँ पर मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, तो इससे और दिक्कत पैदा आपका हो सकता है। तो इस तरह से डाइटिंग के नुकसानों के बारे में आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गिव 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइटिंग, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, गतिशील संतुलन की व्याख्या कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा गतिशील रहते हुए भी स्थिरता बनाए रखने की स्थिति को गतिशील संतुलन कहते हैं। गतिशील रहते हुए व्यक्ति का गुरुत्व केंद्र आधार से बाहर होता है। कुछ समझ नहीं आया ना, सब कुछ दिमाग से ऊपर से गया, मतलब सर के ऊपर से गया, अब समझ में आएगा। उदाहरण के लिए, पानी से भरी बाल्टी एक व्यक्ति दाएं हाथ से उठाता है, लेकिन यह व्यक्ति बाईं तरफ को झुक जाता है। आप भी कभी एक बाल्टी पानी उठाए होंगे तो इधर से उठाए होंगे, लेकिन इधर साइड में झुक गए होंगे। ठीक है, ताकि क्या हो, आपका जो गुरुत्व केंद्र है वो मध्य में रहे, सेंटर में रहे आपका यहाँ पर। ठीक है, जिससे कि आपका बैलेंस बना हुआ रहे। समझ में आ रहा है? एक और एग्जाम्पल देखिए, पहाड़ पर चढ़ते समय हम आगे की तरफ झुक जाते हैं ताकि हम गिर ना जाए। इससे क्या होता है, हमारा गुरुत्व केंद्र जो है वो यहाँ पर बना रहता है, संतुलन बना रहता है उसका। यहाँ पर बताया गया है गुरुत्व केंद्र को नीचे लाने से संतुलन बना रहता है, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। समझ में आया आपको? तो गतिशील संतुलन के अंदर क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा गतिशील रहते हुए, यानी कि गति कर रहा है वो चीज़, उसके स्थिति में यहाँ पर स्थिरता बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना, यही आपका गतिशील संतुलन कहलाता है। ठीक है, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। वीडियो को पॉज करके आप रीड भी कर सकते हैं बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, चॉइस दे दिया। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन, जी हाँ बच्चों, अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि स्थूलता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ओबेसिटी, यानी मोटापे के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, मोटापा कह लीजिए या स्थूलता कह लीजिए, यह शरीर की वह दशा होती है जिसमें शरीर में वसा यानी फैट की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो मोटापा यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरे शब्दों में बताया गया है कि इस तरह कह सकते हैं कि वह दशा जब एक व्यक्ति का भार आदर्श भार से 20% या इससे अधिक होता है तो वो मोटा कहलाएगा। मान लीजिए कि एक आदमी का वजन होना चाहिए 100 किलो, ठीक है, और उसका वजन यहाँ पर 20 किलो और बढ़ गया, तो यह व्यक्ति क्या कहलाएगा, यह व्यक्ति मोटा कहलाएगा। यानी जितना भी उसका वेट होना चाहिए उसके वेट से 20% या 20% से ज़्यादा अगर उसका वेट बढ़ जाता है तो वह यहाँ पर हमारा मोटापे की कैटेगरी में आ जाएगा वो व्यक्ति। ठीक है, अब ये किस कारण से हो सकता है, खान पान की गलत आदतें, आजकल जो चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर ये सब खा रहे हैं ना हचड़ के एकदम, तो इसी से मोटापा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पहले ये सब बूढ़े व्यक्तियों में या फिर ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में देखने को मिलता था, लेकिन आजकल बच्चों में मोटापे की समस्या देखी जा रही है, न केवल भारत में, पूरी दुनिया के अंदर बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कारण है, खान पान की गलत आदतें, पाचन प्रणाली अगर किसी का बिगड़ा हुआ है तो भी ये दिक्कत हो सकता है, परिश्रम रहित जीवन है, अगर किसी का कोई ऐसा काम करता है डेली बेसिस पे जिसके अंदर ज़्यादा उसको परिश्रम नहीं करना पड़ता है तो भी ये समस्या आ सकता है। अब तो मेरे को भी चिंता होने लग गई है, मेरे को भी कुर्सी पे बैठे रहना पड़ता है और वीडियो बनाना पड़ता है। चलिए मैं भी अब वर्कआउट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, थायराइड व वंशानुगत भी हो सकता है, अगर किसी को थायराइड का समस्या है तो भी उसको ये समस्या हो सकता है। देखिए, थायराइड भी 2 तरह का होता है, एक मोटा करने वाला थायराइड होता है, एक पतला करने वाला थायराइड होता है। ठीक है, तो जिसको मोटा होने वाला थायराइड हो गया है वो मोटा होता जाएगा, ठीक है बच्चों, और जिसको पतला होने वाला हो गया उसको पतला होता जाएगा। मैंने दोनों तरह के व्यक्तियों को देख रखा है। वंशानुगत भी हो सकता है, मान लीजिए किसी के पिताजी को है तो फिर बेटे को हो सकता है, फिर बेटे को हुआ तो उसके बेटे को हो सकता है, तो ये वंशानुगत भी मोटापा हमारा चल सकता है। मोटापे के कारण व्यक्ति अनेक बीमारियों जैसे मधुमेह, अतिरिक्त रक्त दबाव, कैंसर, गठिया आदि रोगों का शिकार हो जाता है। खास करके जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप यहाँ पर मोटापे के बारे में यानी ओबेसिटी के बारे में लिख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से रहेगा, डिफाइन ओबेसिटी, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अब हमारा आ जाता है सेक्शन सी, बोले तो खंड सी, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप के हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस सेक्शन को करेंगे इसी सैंपल पेपर के पार्ट 2 वाली वीडियो में। आज की इस वीडियो के लिए
इतना ही बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आप अपनी तैयारी जो है एग्जाम्स के लिए और भी बेहतर से बेहतर तरीके से कर सके। अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए फिजिकल एजुकेशन के 20 सैंपल पेपर्स आप ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप इन सैंपल पेपर्स को लेते हैं और अपनी तैयारी को करते हैं तो भैया आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। मैं ऐसा इसीलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ये सैंपल पेपर हमारे द्वारा बनाया गया है, ठीक है बच्चों। हमारा आज तक का सारा एक्सपीरियंस आपको इन सैंपल पेपर्स के माध्यम से देने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप ये सैंपल पेपर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। वैसे इसका प्राइस जो है 199 रुपये है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो 50% का भारी छूट डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको उनको एक डिस्काउंट कूपन कोड देना पड़ेगा जो कि है आपका VSP07, ठीक है। ये जैसे आप उनको देंगे तो डायरेक्ट आपका जो प्राइस है वो 99 रुपीज़ हो जाएगा और केवल 99 रुपीज़ में आप 20 सैंपल पेपर ले सकते हैं। इस हिसाब से एक सैंपल पेपर केवल आपका 5 रुपये का पड़ा, ठीक है। तो आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।